आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने ट्रिपल सी बुक का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है। इसी के जस्ट नीचे आपको कंप्यूटर की परिभाषा इट मींस डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स डाटा एज एन इनपुट एंड आफ्टर प्रोसेसिंग इट शोज रिजल्ट और इंफॉर्मेशन एज एन आउटपुट। इस डेफिनेशन के अंदर हम लोगों ने 5 पॉइंट्स को कवर किया हुआ है। सबसे पहला है डिवाइस, सेकंड इज इलेक्ट्रॉनिक, थर्ड इज इनपुट, फोर्थ इज प्रोसेसिंग एंड फिफ्थ इज आउटपुट। इट मींस कोई भी ऐसी डिवाइस और मशीन जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती हो, कोई ना कोई इनपुट लेती हो और प्रोसेसिंग कराने के बाद में फाइनली उसका कोई ना कोई रिजल्ट या फिर आउटपुट भी दे देती हो, ऐसी मशीन को हम लोग कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। जैसे कि कंप्यूटर को हमने इनपुट कराया 2+3, कंप्यूटर उसको अच्छे से प्रोसेस करेगा और फाइनली उसका आंसर दे देगा रिजल्ट इज इक्वल टू 5। बात करें कंप्यूटर की फुल फॉर्म के बारे में, कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड और टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च। यानी कि सामान्य तौर पर चलाई जाने वाली ऐसी मशीन और उपकरण जिसका प्रयोग किसी व्यापार, किसी तकनीकी के लिए या शिक्षा के लिए या खोज और शोध के लिए किया जाता हो, हम उनको कंप्यूटर कहते हैं। फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। इन्होंने पहली बार फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर बना करके रेडी किया था जो कि स्टीम पावर्ड कैलकुलेटिंग मशीन थी। इस कंप्यूटर को अर्ली 1820s में चार्ल्स बेबेज ने बना करके रेडी कर दिया था। बात करें बेसिक की, बेसिक का पूरा नाम होता है बिगिनर्स ऑल पर्पजेज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड। जब भी हम किसी कोर्स को शुरू करते हैं, कोर्स की शुरुआत में कोर्स के बारे में हमें काफी सारी छोटी छोटी चीजें बताई जाती है। वो सभी चीजें बेसिक के अंदर ही काउंट की जाती है। बेसिक किसी भी कोर्स का हो सकता है। इसी तरह अगर बात करें कंप्यूटर के बेसिक कोर्स के बारे में, हम लोग इसको इन शॉर्ट बीसीसी कह देते हैं। इसका पूरा नाम होता है बेसिक कंप्यूटर कोर्स। इसी तरह एक ट्रिपल सी कोर्स भी होता है जिसका पूरा नाम होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ये कोर्स नाइलेट द्वारा कराया जाता है। नाइलेट का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। बात करते हैं कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कंप्यूटर के अंदर बेसिकली 6 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। पहली है स्पीड। कंप्यूटर की कैलकुलेशन करने की स्पीड काफी तेज होती है। सेकेंड इज एक्यूरेसी। हमेशा कंप्यूटर आपको एक्यूरेटली 100% करेक्ट आंसर देगा। नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक। कंप्यूटर किसी भी काम को ऑटोमेटिक तरीके से करा सकता है। नेक्स्ट इज स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर के अंदर हम बहुत बड़े डाटा को बड़े अच्छे तरीके से और आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट इज डिलीजेंस। कंप्यूटर एक मशीन है तो उसको थकान नहीं होगी। नेक्स्ट इज रिलायबिलिटी, विश्वास का होना। हम अपने कंप्यूटर के ऊपर तभी तक विश्वास कर सकते हैं जब तक हम अपने कंप्यूटर को अच्छे से कंट्रोल कर पा रहे हैं और केवल हम अपने कंप्यूटर को ही चला रहे हैं। यदि हमारे कंप्यूटर को कोई और भी इस्तेमाल करता है तो वो हमारे लिए रिलायबल यानी कि विश्वसनीय नहीं होगा। बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। हमारे पास में कंप्यूटर्स की टोटल 5 जनरेशंस होती है। फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेकर के 1956 तक रही। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब या वाल्व नाम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और इन कंप्यूटर्स को कोड करने के लिए मशीन लैंग्वेज इट मींस बाइनरी लैंग्वेज जिसको हम 0 और 1 वाली लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 से लेकर के 1963 तक रही। इसके अंदर ट्रांजिस्टर नाम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया और इन कंप्यूटर्स को कोड करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1963 से लेकर के 1971 तक रही। इनके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड चिप या कह सकते हैं आईसी का, इन शॉर्ट आईसी हम इसको बोलते हैं, इनका इस्तेमाल किया गया। इन कंप्यूटर्स को भी कोड करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाना शुरू हो गया। नेक्स्ट आ जाती है फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसी जनरेशन के अंदर हम लोगों को पहली बार माइक्रो प्रोसेसर देखने को मिला।
ये जनरेशन 1972 से लेकर के 1989 तक रही। इन कंप्यूटर के अंदर VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन नाम की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना शुरू किया गया। इन कंप्यूटर्स को भी कोड करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाना शुरू हो चुका था। नेक्स्ट है फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसी जनरेशन के अंदर आप लोगों को पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखने को मिला। ये जनरेशन 1989 से लेकर के और अभी तक यानी कि एट प्रेजेंट तक चल रही है। इनके अंदर ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया गया। इन कंप्यूटर्स को भी कोड करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाने लगा। हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C, C++, जावा, जावा स्क्रिप्ट ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिनको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस के नाम से जानते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। हमारे पास में कंप्यूटर के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड इज डिजिटल कंप्यूटर, थर्ड इज हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जो फिजिकल नेचर पे काम करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर एटसेट्रा। लाइक मरकरी थर्मामीटर। मरकरी थर्मामीटर को हीट चाहिए होती है यानी टेम्परेचर चाहिए होता है रीडिंग्स को बताने के लिए। बात करें डिजिटल कंप्यूटर्स की, तो डिजिटल कंप्यूटर वर्क करते हैं डिजिटल नेचर पर, लाइक 0 और 1 पर। 0 और 1 का मतलब क्या होता है? 0 का मतलब होता है करंट नहीं है और 1 का मतलब होता है कि करंट है। लाइक कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के अंदर जो बटन सेल होता है उसके अंदर अगर करंट है तो उसको 1 कहा जाएगा, नहीं है तो 0 कहा जाएगा। ये जो 0 और 1 होता है ये बिल्कुल इस तरीके से मान लीजिए जैसे साइंस के अंदर हम काफी सारी यूनिट्स को बताने के लिए किसी न किसी पर्टिकुलर सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि रेजिस्टेंस को बताने के लिए हम लोग ओम का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह। बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर्स के बारे में। हाइब्रिड कंप्यूटर्स वर्क्स ऑन बोथ फिजिकल एज वेल एज ऑन डिजिटल नेचर। इट मीन्स यहाँ पे फिजिकल और डिजिटल दोनों ही नेचर को मिला करके तब कंप्यूटर्स काम करते हैं। जैसे कि स्मार्ट वॉचेस हो गई, सिटी स्कैन मशीन्स हो गई, ऐसी काफी सारी मशीन जिसके अंदर किसी न किसी व्यक्ति को यूज करके और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज करके तब वहां पे कोई ना कोई फाइनल रीडिंग मिलती हो, ऐसे कंप्यूटर्स को हम लोग क्या कहते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर्स कहते हैं। केवल व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, कोई भी नेचुरल चीज। इसके बाद में फर्दर हम लोग यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर्स को बेसिकली 4 मेन कैटेगरी में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है माइक्रो कंप्यूटर्स की। जितने भी पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं उन सभी को माइक्रो कंप्यूटर्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमारा पर्सनल कंप्यूटर हो गया, पीसी या लैपटॉप। इसके अलावा स्मार्टफोन, ये सभी माइक्रो कंप्यूटर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं और मेन फ्रेम से छोटे होते हैं। ये मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर से काफी पावरफुल होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मिनी कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इसके अंदर हम लोगों को मल्टी यूजर का सपोर्ट मिल जाता है, यानी कि एक ही टाइम पे एक ही कंप्यूटर पे बहुत सारे व्यक्ति काम कर सकते हैं। इसके अंदर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम भी देखने को मिल जाता है और ये काफी बड़े डाटा को हैंडल करने का भी काम कर सकता है। नेक्स्ट करते हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। सुपर कंप्यूटर काफी ज्यादा फास्ट होते हैं, काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और ये कंप्यूटर्स एक ही टाइम पे सिंगल सेकंड में बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस कराने की पावर रखते हैं। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कुछ मेन पॉइंट्स के बारे में, जैसे कि अबेकस। अबेकस एक मैकेनिकल कैलकुलेटर है जो कि चाइना के अंदर 16th सेंचुरी में बना करके रेडी किया गया था। इसके बाद में एनिएक की मैं बात करूं, एनिएक इस वर्ल्ड का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बना जिसको वेदर फोरकास्टिंग के लिए यानी कि मौसम विभाग के लिए बनाया गया था 1950 में। बात करें यूनिवैक की, यूनिवैक भी एक जनरल पर्पस कंप्यूटर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है। ये कंप्यूटर 1951 में बना करके रेडी किया गया था और इसको मार्केट में लॉन्च कर दिया गया था। बात करते हैं हैंड हेल्ड या पाम टॉप कंप्यूटर्स के बारे में।
हैंडहेल्ड पाम टॉप्स कंप्यूटर वे होते हैं जिनको हम अपने हाथों पर रखकर बड़े आराम से यूज कर सकते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन और टैबलेट एटसेट्रा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 10,000 है। कई बार ये परम 8,000 भी देखने को मिलता है। परम 10,000 का पूरा नाम कई बार परम पदम 10,000 भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाता है क्रेफस्ट। क्रेफस्ट इस दुनिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है जिसका डिजाइन वेक्टर प्रोसेसर डिजाइन था। चलिए अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। हमने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर को दो मेन कैटेगरी में रखा हुआ है। एक वो कैटेगरी है जो छोटे बच्चों के लिए होती है, मींस छोटे कोर्सेज के लिए, जैसे कि बीसीसी। और एक कैटेगरी है बड़े बच्चों के लिए, यानी बड़े कोर्सेज के लिए, जैसे कि ट्रिपल सी, ओ लेवल एटसेट्रा। यहाँ पे बात करते हैं बीसीसी के हिसाब से। देयर आर मेनली 5 पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पहला मेन पार्ट है सीपीयू। सीपीयू मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी को हम लोग ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट आ जाता है मॉनिटर। मॉनिटर होते हैं डिस्प्ले यूनिट, लाइक आपके घर में जैसे टेलीविजन होता है, बिल्कुल उसी तरह। नेक्स्ट आ जाता है कीबोर्ड। कीबोर्ड को हम लोग प्राइमरी इनपुट डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे हमारे कंप्यूटर का कोई भी मेन पार्ट काम नहीं कर रहा होगा, उस टाइम पे हम लोग कीबोर्ड की मदद से अपना सारा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है माउस। माउस इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस कहने का इसका बेसिकली रीजन ये है कि जब हमें कंप्यूटर को ये बताना होता है कि देखिए सर, मैं इस पर्टिकुलर फाइल और फोल्डर पर काम करना चाहता हूं, तो उस टाइम पे माउस की मदद से हम उस चीज को पिन पॉइंट करके बता सकते हैं कि देखिए इसको ओपन कीजिए, मुझे इस पे काम करना है। यूपीएस। अगर बात करें यूपीएस के बारे में, तो यूपीएस का पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। कई बार अनइंटरप्टेबल की जगह पे आप लोगों को अनइंटरप्टेड भी देखने को मिल सकता है। ये एक टाइप का छोटा सा इन्वर्टर होता है जो हमारे केवल और केवल एक कंप्यूटर को ही पावर सप्लाई दे सकता है। जिस तरह इन्वर्टर इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद में भी पावर सप्लाई कंटिन्यू देता रहता है, बिल्कुल उसी तरह यूपीएस भी लगभग 10 से 15 मिनट की पावर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी जाने के बाद में भी कंप्यूटर को देता रहता है, ताकि आप लोग अपने कंप्यूटर के अंदर जो भी वर्क कर रहे हो उसको अच्छे से फिनिश कर सके और उसके बाद में कंप्यूटर को प्रॉपरली शट डाउन कर सके। यदि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपरली क्लोज नहीं होता, या फिर कंप्यूटर को हम प्रॉपरली शट डाउन नहीं करते और अचानक से कंप्यूटर को डायरेक्टली हम लोग या तो बंद कर दे या इलेक्ट्रिसिटी जाने की वजह से बंद हो जाए, तो धीरे धीरे हमारे कंप्यूटर के अंदर के कुछ सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते, या कह सकते हैं कि धीरे धीरे वो वर्क करना बंद कर देते हैं। कई बार उनके वर्क बंद करने की वजह से हमारे कंप्यूटर जो है कुछ टाइम के बाद में चलना बंद हो जाता है। तब हम कहते हैं कि हमारे कंप्यूटर की या तो विंडो उड़ गई है या विंडो करप्ट हो गई है। अब बात करते हैं बड़े बच्चों के हिसाब से, यानी ट्रिपल सी जैसे बड़े कोर्सेज के लिए कंप्यूटर के दो मेन पार्ट होते हैं। एक होता है हार्डवेयर पार्ट और सेकंड होते हैं आप लोगों के सॉफ्टवेयर पार्ट्स। हार्डवेयर पार्ट्स के अंदर तीन मेन चीजें होती है, इनपुट डिवाइसेस, सीपीयू एंड आउटपुट डिवाइसेस। ऐसे ही सॉफ्टवेयर पार्ट्स के अंदर भी आप लोगों की तीन मेन चीजें होती है, ये मेन कैटेगरी कह सकते हो आप लोग। सॉफ्टवेयर्स कौन कौन से? सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। चलिए डिफरेंस देखते हैं कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस यानी कि अंतर होते हैं। बात करें हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर आर द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। फिजिकल मींस ठोस उपकरण, ठोस होते हैं। यानी कि अगर आप लोग देखोगे तो ये पार्ट्स आप लोगों के किसी ना किसी मेटल के या किसी ना किसी मटेरियल के बने हुए होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, आयरन हो गया, टिन हो गया, कॉपर हो गया, कुछ इस तरीके से। दे आर टेंजिबल। टेंजिबल वर्ड काफी बार आप लोगों को देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है कि आप लोग जिस चीज को देख भी सकते हो और छू भी सकते हो। क्या लिखा हुआ है? इन सबको हम देख भी सकते हैं एवं छू भी सकते हैं। उन सभी पार्ट्स को हम लोग टेंजिबल के नाम से जानते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है, जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती है उन सभी को हम लोग यहाँ पे हार्डवेयर के नाम से जानते हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर एटसेट्रा। यहां तक कि सीपीयू भी हार्डवेयर ही होता है। बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में।
सॉफ्टवेयर आर द लॉजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इट मींस ये सारे के सारे पार्ट्स केवल और केवल तार्किक तौर पे काम करते हैं, यानी कि तर्क दे करके। अगर मैं बात करूं तर्क कैसे, किसी भी अगर सॉफ्टवेयर को हमें समझाना है कि सॉफ्टवेयर इस तरीके से कार्य करता है, इस तरीके से वर्क करता है, तो हमें उसको लॉजिकली अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों को अच्छे से समझ करके उस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सके। बात करते दे आर इंटेंजिबल, अर्थात ना तो हम इनको देख सकते और ना ही हम इनको छू सकते, लेकिन केवल तब तक जब तक हम इनके लिए कोई प्रॉपर हार्डवेयर यूज नहीं करते। अगर मैं किसी भी सॉफ्टवेयर के लिए प्रॉपरली कोई हार्डवेयर इस्तेमाल करूंगा, फिर उसके बाद में हम उसको बड़े आराम से स्क्रीन के ऊपर देख सकते काम करते हुए। एग्जाम्पल्स में लिखा हुआ है जैसे कि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड, उबंटू, जैसे कि आप लोगों के सामने एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट या काफी सारे डिवाइस ड्राइवर्स, इन सभी को हम लोग यहाँ पे सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। बात करते हैं कंप्यूटर कैसे काम करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ कंप्यूटर वर्क्स ऑन डाटा। कंप्यूटर जब भी किसी डाटा के ऊपर काम करता है, सबसे पहले डाटा को इनपुट कराया जाता है। डाटा को इनपुट कराने के लिए हमारे पास में काफी सारे इनपुट डिवाइसेस होती है, लाइक कीबोर्ड, माउस। उसके बाद में हमारा जो डाटा होगा वो सीपीयू के अंदर जाएगा और सीपीयू उसको अच्छे तरीके से प्रोसेस करेगा। इट मींस कैलकुलेशन परफॉर्म करेगा। अगर हमने प्लस कहा तो प्लस करेगा, माइनस कहा है तो माइनस करेगा। देन उसके बाद में यहाँ पे आउटपुट निकल करके आएगा। आउटपुट मीन्स कोई भी रिजल्ट या कोई भी इंफॉर्मेशन। जो डाटा होता है वो लाइक रॉ मटेरियल होता है, यानी कि एक कच्चे पदार्थ की तरह। उसको अच्छे से मशीनरी के अंदर प्रोसेस करके और फिर फाइनली उससे कोई ना कोई एक इंफॉर्मेशन या कह सकते हैं कि रिजल्ट उससे आउटपुट में निकाला जाता है। एक नोट लिखा हुआ है, मान लीजिए कि कंप्यूटर अगर एक शरीर है जो कि हार्डवेयर है, ठीक उसी तरह सॉफ्टवेयर उस शरीर की आत्मा है, जिसके बिना कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। जिस तरह हम आत्मा को छू नहीं सकते, बिल्कुल वैसे ही सॉफ्टवेयर को भी नहीं छुआ जा सकता। चलिए अब बात करते हैं हार्डवेयर के तीन मेन पार्ट्स के बारे में। सबसे पहले आ जाता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होती है जिनका इस्तेमाल हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश देने के लिए करते हैं कि हमें कंप्यूटर से क्या कार्य कराना है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर एटसेट्रा। ये सभी डिवाइसेस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे कि कीबोर्ड से हम लोग लिखते हैं 2+3, तो वो 2+3 हम लोगों ने कंप्यूटर को क्या दिया, इनपुट दिया। अगर हम बात करें सीपीयू के बारे में, सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि सीपीयू को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। सभी की सभी प्रोसेसिंग पावर्स हमारे सीपीयू के पास में ही होती है। सीपीयू को भी हम लोग यहाँ पे दो तरीके से देख सकते हैं, एक हार्डवेयर के तरीके से और दूसरा सॉफ्टवेयर के तरीके से। अगर मैं हार्डवेयर पार्ट्स की बात करूं तो हार्डवेयर पार्ट्स के अंदर यहाँ पे टोटल 6 मेन पार्ट्स आते हैं। और अगर मैं लॉजिकल तरीके से बात करूं यानी कि सॉफ्टवेयर के तरीके से बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास में इसके 3 मेन पार्ट आते हैं। बात करते हैं हार्डवेयर पार्ट्स के बारे में, तो सीपीयू का मेन हार्डवेयर पार्ट होता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड मतलब मेन चिपसेट बोर्ड। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है उन सभी के अंदर एक ग्रीन कलर की प्लेट लगी होती है जिसके ऊपर छोटे छोटे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स, ऐसी कुछ चीजें लगी होती है। वे मेन बोर्ड ही हमारे मदरबोर्ड कहलाते हैं। बात करें एसएमपीएस के बारे में, एसएमपीएस का पूरा नाम होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ये स्विच्ड मोड पावर सप्लाई भी आप लोगों को सीपीयू के अंदर ही देखने को मिलती है। इसका काम होता है कि इस आने वाली हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके सीपीयू के हर छोटे से छोटे पार्ट को सप्लाई करना। बात करें प्रोसेसर की, दरअसल प्रोसेसर ही असली सीपीयू होता है। ये प्रोसेसर स्क्वायर शेप का होता है। मार्केट में काफी सारे प्रोसेसर्स अवेलेबल है। इस प्रोसेसर्स के पास में ही हर एक तरीके की प्रोसेसिंग पावर होती है। बात करते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी जैसे कि रैम, रोम, एसडीडी, एसएसडी, ये मेमोरी हमारे पास में डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है।
फैन। कंप्यूटर के अंदर हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा देखने की वजह से कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर हम लोगों को फैन भी लगाने होते हैं ताकि हमारा सीपीयू कूल होता रहे टाइम टू टाइम। नेक्स्ट आ जाता है कैबिनेट। सीपीयू की जो बाहर की आउटर कवर यानी कि आउटर बॉडी होती है, उसी को हम लोग कैबिनेट के नाम से जानते हैं। अगर बात करें हम लोग लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सीपीयू की, तो लॉजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सीपीयू के तीन मेन पार्ट्स होते हैं। पहला होता है एएलयू अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, दूसरा सीयू यानी कि कंट्रोल यूनिट एंड तीसरा एमयू यानी कि मेमोरी यूनिट। इन सभी चीजों को हम लोग अभी डायग्राम्स की मदद से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। आउटपुट डिवाइसेस वे सभी डिवाइसेस होती है जिनकी मदद से हम सीपीयू के अंदर से किसी भी टाइप के आउटपुट यानी कि इंफॉर्मेशन को बाहर निकाल कर दिखाने का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है, वे सभी उपकरण जिनकी मदद से कंप्यूटर परिणाम देता है या परिणाम दिखाता है, वे सभी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती है। जैसे कि मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, ओएचपी एटसेट्रा। चलिए एक बार डायग्राम अच्छे से देख लेते हैं। डायग्राम की अगर मैं बात करूं, डायग्राम के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे कि एक साइड लेफ्ट साइड में हमारे पास में इनपुट डिवाइसेस है, राइट साइड में हमारे पास में आउटपुट डिवाइसेस है और बीच में रखा हुआ है सीपीयू। सबसे पहले बात करते हैं इनपुट डिवाइस की। तो इनपुट डिवाइस सीपीयू के अंदर सबसे पहले डाटा को भेजता है। डाटा सीपीयू के पास में जाता है और सीपीयू ये डिसाइड करता है कि उस डाटा को एएलयू के पास में भेजना है प्रोसेस होने के लिए या फिर एमयू के पास में। अगर डाटा हमारा ऐसा होगा जिसके अंदर मैथमेटिकल कैलकुलेशन या लॉजिकल कैलकुलेशन होनी होगी, तो वो डाटा सीपीयू से सीधा जाएगा एएलयू की तरफ और प्रोसेस होने के बाद में जो भी आउटपुट यानी कि रिजल्ट होगा, उसको ये आउटपुट डिवाइस पे आगे ट्रांसफर कर देगा। लेकिन अगर कोई भी डाटा ऐसा हुआ जिसके अंदर कोई ऐसे इंस्ट्रक्शन है जो कि मेमोरी के पास में जानी चाहिए, लाइक सेव कमांड, कंट्रोल एस हम लोग दबाएंगे तो उसके बाद में वो सेव कमांड हमारी कहाँ जाएगी, मेमोरी यूनिट के पास में। मेमोरी यूनिट उसको प्रोसेस कराने के बाद में और फाइनली एक आउटपुट देगी कि योर फाइल हैज बीन सेव्ड। उसके बाद में सीपीयू यानी कि सीयू उसको आउटपुट डिवाइस को ट्रांसफर कर देगा और वो चीज हम लोगों को डिस्प्ले पे दिखाई देना शुरू हो जाएगी। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कुछ नोट्स के बारे में। सबसे पहला नोट यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोसेसर को सिलिकॉन यानी कि एसआई एलिमेंट से बनाया जाता है। दरअसल सिलिकॉन एलिमेंट काफी अच्छा कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। इसके अंदर रेजिस्टेंस भी बहुत ही कम देखने को मिलता है, इसी वजह से इसको प्रोसेसर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात करें सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया की, तो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलोर को कहा जाता है, मतलब भारत की सिलिकॉन घाटी। बात करते हैं थर्ड नोट के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है सम नेम्स ऑफ प्रोसेसर्स अवेलेबल इन अ मार्केट लाइक इंटेल, एएमडी, एप्पल, स्नैपड्रैगन, किरिन। ये यहाँ पे हमारे पास में प्रोसेसर्स की कुछ कंपनीज के नाम है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। चलिए अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स के बारे में। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स की भी बेसिकली तीन मेन कैटेगरी होती है। पहली होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। System software is a collection of programs or softwares which controls the internal functioning of computer, like reading data from input device, displaying result on screen, shutting down the system, managing files, etc. मतलब कि ये सभी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को कार्य करने के लिए तैयार करते हैं और साथ ही साथ कंप्यूटर मशीन के भीतर होने वाली सभी प्रक्रियाओं की देखरेख रखते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, लिनक्स, उबंटू, एंड्रॉयड। ये सभी एग्जाम्पल्स है सिस्टम सॉफ्टवेयर के। एक नोट लिखा हुआ है, सिस्टम सॉफ्टवेयर को ही हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि आप लोग मोबाइल्स के अंदर सबसे ज्यादा जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो वो होता है एंड्रॉयड। बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ए सॉफ्टवेयर पैकेज दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। जैसे कि अगर हमारे पास में कोई भी सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए बना हुआ है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए बना हुआ है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम लोग यहाँ पे
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के नाम से जानते हैं, जैसे कि कैलकुलेटर। कैलकुलेटर केवल और केवल कैलकुलेशंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मीडिया प्लेयर हो गया। मीडिया प्लेयर केवल गाने सुनने के लिए या फिर वीडियोस वगैरह देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इनके कुछ और भी एग्जांपल्स है, लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, देन फोटोशॉप एटसेट्रा। तो ये सभी जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इट कम्स विद सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड यूज टू मैनेज होल सिस्टम। मतलब कि ये सभी सॉफ्टवेयर आमतौर पर सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ आते हैं और पूरे सिस्टम को मैनेज यानी कि प्रबंधन करने का कार्य करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अपने मोबाइल फोन्स में देखा होगा फाइल मैनेजर या एंटीवायरस। ये जो फाइल मैनेजर होता है, एंटीवायरस होता है, ये एक टाइप के यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी फाइल मैनेजर के नाम पे आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सप्लोरर देखने को मिल जाता है, जिसको हम लोग दिस पीसी के नाम से भी जानते हैं, जिसके अंदर आप लोगों को सभी ड्राइव्स लाइक सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव या फिर बाकी सभी फ़ोल्डर्स वगैरह, फाइल्स वगैरह उसके अंदर देखने को मिल जाती है। जहाँ पे हम किसी भी फाइल को कट, कॉपी, पेस्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ये सारे काम हम लोग दिस पीसी की मदद से कर सकते हैं। इन सभी टाइप के सॉफ्टवेयर्स को हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे और भी लिखे हुए हैं, जैसे कि डिस्क डिफ्रेगमेंटर, कंट्रोल पैनल, फायरवॉल, एंटीवायरस, बैकअप यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एटसेट्रा। यहाँ पे नीचे की तरफ कुछ नोट्स भी लिखे हुए हैं कि इन कैटेगरी के अलावा भी कई बार हमें कुछ और भी कैटेगरी देखने को मिल जाती है। जैसे कि पहली कैटेगरी है फ्री सॉफ्टवेयर। फ्री सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों को कोई भी पेमेंट वगैरह या रुपये वगैरह नहीं देने होते। दूसरा है प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों को कोई ना कोई पेमेंट यानी कि रुपये देकर लाइसेंस खरीदना होता है। नेक्स्ट आ जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनकी कार्यशैली को हम अपने हिसाब से बदल सकते हैं। इट मीन्स हम लोग उसकी कोडिंग के अंदर चेंज करके अपने हिसाब से उसके अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। ये सभी सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनके अंदर हम कोडिंग की हेल्प से हम लोग कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते। भले ही हमसे उस सॉफ्टवेयर की कोडिंग आती हो, लेकिन फिर भी हम लोग उसके अंदर कोड करके चेंजेस नहीं कर सकते।